हेलो दोस्त, मैं विनय अपने इस यूट्यूब चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, यह सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है दोस्त कि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपको अच्छा करना मतलब अपने देश को अच्छा करना है। तो दोस्त, आइए हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आपको रिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न होगी ही ना। फिर भी मित्र, मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि कल के लेक्चर में मैं यही बताया था कि सामाजिक विज्ञान क्या है। जब हम समाज के बारे में विशेष रूप से अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से या बुक के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करने लगते हैं, अनुभव इकट्ठा करने लगते हैं, तो उसका नाम मित्र सामाजिक विज्ञान देते हैं। इस लेक्चर के दौरान मैं मित्र यह भी बताया था कि समाज कैसे बना, समाज की ज़रूरतें क्या हैं, समाज का एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमारे लिए क्या है, या व्यक्ति विशेष के लिए क्या है, या व्यक्ति विशेष का योगदान सोसाइटी के लिए क्या है। इन सब को जब अध्ययन करते हैं तो मित्र यह सामाजिक विज्ञान का हिस्सा बन जाता है। मित्र, इसी लेक्चर के दौरान मैं यह भी बताया था कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, या एक मानव का जानवर के प्रति, जीव जानवर के प्रति, या इस पर्यावरण के प्रति उसका क्या कार्य तथा क्या दायित्व होता है। मित्र, इसी लेक्चर में मैं यह भी बताया था कि यदि मानव को कंप्लीट मानव बनाना है, यदि मानव को मजबूत मानव बनाना है या मजबूत समाज का निर्माण करना है, तो उन्हें सोशल साइंस की स्टडीज करनी ही करनी चाहिए, ताकि उनका डिसीजन सही हो सके समाज के प्रति। उसके बाद मित्र मैं यह बताया था कि यह सामाजिक विज्ञान जो है ना, इसके 5 सेगमेंट हैं, जिसको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम के जानते हैं। तो मित्र, आज जो हमारी बातचीत होनी है ना, वह बातचीत होनी है सोशल साइंस का एक पार्ट हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि एक मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, उनका डिमांड यही है कि सर आप हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। तो आइए मित्र, आज उसी पर बातचीत करते हैं। इस सामाजिक विज्ञान के दौरान मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पर भी फोकस किया था। मैं यह बताने की कोशिश किया था कि हिस्ट्री एक सामाजिक विज्ञान का वो पार्ट है जिसमें हम पास्ट के इवेंट को पढ़ते हैं और पास्ट के इवेंट में हुए मिस्टेक और अचीवमेंट को अपने वर्तमान लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे कहें तो मिस्टेक को फिर से रिपीट न करते हैं, और जो अचीवमेंट होता है उस गौरवशाली इतिहास को पढ़ करके हम अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मित्र, हिस्ट्री हमें यह बताता है कि हमारे पूर्वजों की क्या मिस्टेक रही और क्या अचीवमेंट रही। हिस्ट्री हमें यह बताने की कोशिश करता है कि यदि हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस तरह से चीटिंग हुआ, उस तरह से हमारे साथ यदि कोई एक्शन हो, तो हम उस हिस्ट्री को ना दोहराएं, बल्कि उसे सबक ले सकें, उसे जान सकें। मित्र, यह बताने की कोशिश करता है ना, यदि साफ साफ शब्दों में मैं बताना चाहूँ ना, तो हिस्ट्री आप पढ़ करके यही करते हो ना कि आप चीट होने से बचते हो और दूसरों के साथ चीटिंग ना करते हो। समझ पाए क्या मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता यही रहा हूँ मित्र कि हिस्ट्री का सीधा सा मतलब यही है, हिस्ट्री का सीधा सा मतलब यही है कि आप चीट होने से बच जाते हो और दूसरों को भी चीट होने से बचाने की कोशिश करते हो। यानी हमारे सोसाइटी पर किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो, यह आप हिस्ट्री के माध्यम से समझ जाते हो, और आपको कोई चीट ना कर सके, आपको कोई ठग ना सके, इसे भी आप समझ जाते हो। और ऐसा करते हो तो माना जाता है कि आप एक हिस्ट्री के सफल विद्यार्थी हो, जैसा कि इसकी कमी आज वर्तमान युग में देखने को मिल रही है। मित्र, आज हिस्ट्री का यूज लोग गलत गलत तरीका से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री यह कभी नहीं बताता कि आप यदि भारत से हो तो दूसरे देश के साथ विरोध करो। हिस्ट्री यह कभी नहीं बताता कि आपके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस आज मजबूत हो जाने के बाद आप अपने पूर्वजों का चुन चुन करके बदला लो। ऐसा हिस्ट्री कभी नहीं बताता। हिस्ट्री अगर ऐसा बताता मित्र, ऐसी नफरत भरने की कोशिश करता मित्र, तो कोई औचित्य ही नहीं रहता है। हिस्ट्री पढ़ने की कोई औचित्य ही नहीं रहता। फिर सशक्त और सुदृढ़ीकरण
समाज बनाने की बातें हम क्यों करते हैं? तो मित्र, हिस्ट्री बस यही बताता है कि आप दूसरों को चीट न कर पाओ, आपको कोई दूसरा चीट न कर पाए। हिस्ट्री यह नहीं कहता कि आप मुगलों के साथ चुन चुन करके ये बदला लो। हिस्ट्री यह कदाचित नहीं कहता कि अंग्रेजों ने जो आपके साथ किया वैसी हिस्ट्री आप फिर से अंग्रेजों के साथ जाकर के करो। नहीं, हाँ, हिस्ट्री इतना जरूर बताता है कि मुगलों के जालों में हम कैसे आए, अंग्रेजों के चिपड़ी चुपड़ी बातों में, उनके बहकावे में हम कैसे फंसे, मतलब हमारे पूर्वज कैसे फंसे, वैसा फिर से रिपीट ना हो, यह हमें हिस्ट्री बताने की कोशिश करता है। तो मित्र, आज मेनली रूप से जो बातचीत है ना, वह हम हिस्ट्री पर ही करने वाले हैं और आपको एक संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो हम बात करने वाले हैं ना, स्पेशल 10th क्लास के हिस्ट्री पर बातचीत करने वाले हैं। मित्र, एक बात और बता देना चाहेंगे कि 10th क्लास में जो भी हम एसएसटी से संबंधित जो भी चीजें पढ़ाएंगे ना, ऐसे कहें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, यदि हम 10th क्लास का पढ़ाएंगे ना, तो स्पेशल कर करके हु बहु जो है ना, यह बिहार बोर्ड को कवर करेगा। मित्र, समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 10th क्लास का यदि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो स्पेशल कर करके वह बिहार बोर्ड को कवर करेगा। ऐसे बाकी सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा तो काम करेगा ही, क्योंकि गांधी जी तो बदल नहीं सकते हैं। बिहार के लिए गांधी अलग नहीं हो सकते हैं, आपके गुजरात के लिए अलग नहीं हो सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह मेरा लेक्चर जो 10th क्लास के बेस पर होगा ना, यह 100% कवर करेगा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को। और ऐसे कहें तो हमारा लेक्चर जो छात्र 2024 में अपना मैट्रिक्स एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए हमारा यह लेक्चर तो रामबाण की तरह सिद्ध होगा। मित्र, रामबाण की तरह काम करेगा। हाँ, जो क्लास 9th का होगा, 8th का होगा, 7th का होगा या 10+2 का होगा मित्र, वो जो होगा वो एनसीईआरटी बेस पर होगा, यानी भारत के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए होगा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़ना चाहते हैं। तो मित्र, हम ये 10th क्लास बिहार बोर्ड के हिस्ट्री पर बातचीत करने चले, ऐसे कहें तो हम इंडेक्स पर बातचीत करने चलें, उसके पहले थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहेंगे। आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो, आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि आप चाहते हो ना कि हिस्ट्री पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। हिस्ट्री पर पकड़ होने का मतलब कि आप चाहते हो ना कि समाज को आप अच्छा से समझ पाओ, हिस्ट्री की तैयारी आप अच्छा से कर पाओ। ऐसे कहें तो बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अचीव कर पाओ, इसके लिए मेरी कुछ बात आप जरूर मानकर चलेंगे। और ऐसे कहेंगे तो आज से ही मान करके चलेंगे। मेरा लेक्चर तो हर वो चीज आपके लिए मतलब देने की कोशिश करेगा जो बिहार बोर्ड चाहता है आपसे। लेकिन यदि आप फिर भी चाहते हो ना कि हम थोड़ा सा स्पेशल नॉलेज इकट्ठा करें, हिस्ट्री का जो वास्तविक पर्पस है वह आपके बिहेव में दिखने लगे, तो इसके लिए मित्र आपके पास हिस्ट्री की बुक होनी जरूरी है। तो ऐसे हम आशा करते हैं कि विवेक सर आपको यह इंस्ट्रक्शन दिए ही होंगे। तो यदि आप चाहते हो कि हिस्ट्री में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपके पास हिस्ट्री का बुक होना जरूरी है। और जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो ना, तो आपके पास एक वर्ल्ड का मैप भी होना जरूरी है, क्योंकि जिस भी कंट्री की मैं बातें करूँ ना, जिस भी मैं कॉन्टिनेंट की बातें करूँ ना, तो आप उसे अपने वर्ल्ड मैप में उसे आप सर्च कर पाओ, आप उसे देख पाओ, उससे आपका जो है ना कॉन्फिडेंस पावर ज़्यादा बिल्डअप होगा। और ऐसे कहे तो एक आपके पास ग्लोब भी होना जरूरी है, एक हाइलाइटर होना जरूरी है, और थोड़ा सा और खर्च करना चाहो मित्र तो एक एटलस भी होना जरूरी है। अरे एटलस नहीं समझ पा रहे हो क्या? एटलस बहुत सारे जो मैप होते हैं ना, बहुत सारे जो मानचित्र होते हैं ना, उस सब का एक बुक होता है, सबको संयोजित कर करके एक बुक बना दिया जाता है, उसी का नाम मित्र एटलस है। फिर से मैं बता देना चाहूंगा कि आप हमारा लेक्चर सुने उससे पहले आपके पास यह 10th क्लास का हिस्ट्री का बुक होना जरूरी है, जो BSPCT के द्वारा जो दिया गया है आपके सामने है। उसके बाद आपके पास मित्र एक अच्छा नोट्स बुक होना चाहिए, एक हाइलाइटर होना चाहिए, एक आपके पास वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, एक ग्लोब होना चाहिए। यदि इनमें से दो चीजें भी आपके पास है ना, ऐसे कहें तो यदि आपके पास बुक है और ये क्या बोलते हैं
सॉरी राजनीतिक जो मैप है ना, यानी ऐसे जो कहें पॉलिटिकल जो मैप है ना, यानी वर्ल्ड का जो मैप है ना, यह यदि आपके पास यानी एक बुक और एक मैप है ना, तो आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मित्र हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो इसको आप अच्छा से समझे। इसके लिए आप एटलस की भी व्यवस्था कर लेंगे और ऐसे कहें तो आप ग्लोब की भी व्यवस्था कर लेंगे। तो आइए मित्र, आपका थोड़ा समय आज ज़्यादा ले लिए क्योंकि आज शुरुआत मुझे करना था। आइए हम डायरेक्ट बात आपके इंडेक्स पर करते हैं कि आपके 10th क्लास के हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। फिर से एक पुरानी वाली बातें जो मैं बताया हूँ उसको रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री का सीधा सा मतलब यही है कि आपके पूर्वजों ने जो स्ट्रगल किया वैसा स्ट्रगल आप ना कर पाए। हिस्ट्री का मतलब यही हुआ कि आपके पूर्वजों के साथ जो घटनाएं घटी वैसी घटना आपके साथ ना घट सके। हिस्ट्री का वास्तविक मतलब मित्र यही है। हिस्ट्री यह कभी नहीं बताता कि आपके पूर्वजों के साथ जिन्होंने गलत काम किया आप भी उनके साथ जाकर के गलत करो। ऐसा कभी कदाचित हमारा हिस्ट्री नहीं चाहता है। ऐसा कदाचित हमारा हिस्ट्री नहीं चाहता है। यह नहीं कि आप कहीं अंग्रेजों की मूर्तियां देखो, आप कहीं मुगलों की मूर्तियां देखो तो आप उनके साथ बदतमीजी से पेश आओ। ऐसा नहीं करो क्योंकि यह हमारा हिस्ट्री का ही सिद्धांत नहीं है, हिस्ट्री का ऐसा विचार नहीं है। और मित्र यदि आप मेरा लेक्चर सुन करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले यह सारा चीज आप में डेवलप आपको करें ना, उसके पहले आपको एक अच्छा मानव तो होना बहुत जरूरी है, यानी लिबरल इंसान बनना बहुत जरूरी है। नहीं समझ पाए क्या? यानी ऐसा आप बनने की कभी कोशिश मत करो कि सिर्फ ऐसा ही समझो कि मेरा भारत ही सब कुछ है, बल्कि ऐसा सोचो कि यह पूरा विश्व जो है हमारे भारत जैसा ही है। मित्र जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को सच में अपने आप में उतारोगे ना, तो आप यही महसूस करोगे कि यह पूरा वर्ल्ड जो है ना हमारा अपना घर की तरह है। जिस तरह हम अपने घर के साथ कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकते, ठीक उसी तरह से यह पूरे वर्ल्ड के साथ हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो, इसके लिए आप अथक अनंत प्रयास करते रहोगे। तो मित्र हम चाहते हैं कि ऐसा मानो आप जरूर बने। और मित्र एक छोटी सी कहानी आपके सामने हम रखना चाहेंगे और उसके बाद इंडेक्स पर बातचीत करेंगे। आज सिर्फ इंडेक्स समझानी है मित्र। वह जानते हैं मित्र क्या है? एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए जिनका नाम था सुकरात। ऐसे उनकी बहुत सारी प्रिंसिपल जो है ना ये आपके पॉलिटी में है, लेकिन मैं हिस्ट्री में इस बात को बता रहा हूं कि ताकि एक अच्छा मानव बनने की जो है ना जिज्ञासा आप में डेवलप हो सके। तो बहुत अच्छे दार्शनिक हुए जिनका नाम था सुकरात। ये हमारे देश के नहीं थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं मित्र बताऊं, अच्छा व्यक्ति ना किसी देश का होता है और ना किसी जात का होता है। जैसे एक अच्छा टीचर, एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा साइंटिस्ट, वह किसी देश के अंदर, किसी देश के बाउंड्री के अंदर रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मित्र अभी आप जिस रोशनी में मुझे आप देख रहे हो, इस रोशनी का जन्मदाता कहे ना तो हमारे देश के नहीं है, फिर भी इनका यूज हम कर रहे हैं कि नहीं? अभी जिन सुकरात की बातें मैं कर रहा हूं ना मित्र, ये हमारे देश के नहीं है, फिर भी हम इनकी बातें कर रहे हैं कि नहीं? जब मित्र आप यह हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें, और ऐसे जो आप 10th क्लास में हो ना तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो। पता नहीं आप वर्ल्ड में काम करने जाओगे कि नहीं, हो सकता है कि अपने देश के अंदर ही रह जाओ, फिर भी आप वर्ल्ड के बारे में जानने चल रहे हो, संसार के बारे में जानने चल रहे हो, और सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं 9th क्लास से ही जानते आ रहे हो मित्र। तो इसका मतलब यही आपके दिमाग में यह बात भरने की कोशिश की जा रही है ना इस बुक के माध्यम से कि एक अच्छा इंसान जो होता है वह पूरे विश्व की बातें करता है, पूरा विश्व को अपना घर समझता है। तो आइए मित्र थोड़ा सा सुकरात के बारे में बताते हैं। तो ये सुकरात जो थे ना मित्र, ये हमारे देश के नहीं फॉरेन के थे, ऐसे समझना है आपको। और ये लोगों को समझाते थे, बताते थे कि ज्ञान ही वह शक्ति है जिसे मनुष्य खुश रह सकता है, एक मनुष्य का सम्मान कर सकता है, सोसाइटी को संगठित बनाया जा सकता है, जो कि अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो करने की कोशिश करता है। यह बात सुकरात बहुत साल पहले बता रहे थे। और मित्र जब यह सुकरात इस बात को बता रहे थे, जिस देश में थे उस देश का जो शासक था, जो रूलर था,
वह नहीं चाहता था कि मोनार्की सिस्टम वहां से समाप्त हो, यानी राजतंत्र वहां से समाप्त हो। उसे यह बात लगा कि यह सुकरात जो है ना, यह युवाओं को भटका रहा है, मेरे अगेंस्ट में खड़ा कर रहा है। इसलिए उन्होंने सुकरात को क्या किया, करवास में बंद कर दिया, ऐसे कहें तो जेल में डाल दिया। सुकरात के एक अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था मित्र प्लेटो। प्लेटो के बारे में मित्र मैं आगे तो बात करूंगा ही, लेकिन मैं प्लेटो के पावर बता देना चाहता हूं। प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य का नाम था मित्र सिकंदर। और वही सिकंदर जो भारत की बात तो छोड़ो, विश्व विजेता बनने की सपना देखा था और लगभग बहुत जगह अपना परचम भी लहराया था। तो आप समझना कि इसके गुरु के गुरु वो थे जिनका नाम था सुकरात, और सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। तो प्लेटो ने जब अपने गुरु के प्रति ऐसा अत्याचार देखा ना, तो वह वही काम किए जो कि आपके भारत में चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ किया था। प्लेटो पहुंचते हैं उस जेल में जहां पर सुकरात बंद रहते हैं और जाकर कहते हैं, अरे सुकरात, आप यहां से निकलिए, मैं सारी व्यवस्थाएं क्या कर दिया हूं, यानी यह सम्राट या राजा आपको रोक नहीं पाएगा। कल तो आपकी मृत्यु हो जानी है, क्योंकि शासक के द्वारा यह फरमान जारी कर दिया गया था कि कल प्लेटो को विष का प्याला दे दिया जाएगा, प्लेटो इस दुनिया को टाटा बाय बोल देंगे। बस सुकरात की यही गलती थी कि वह युवाओं को समझाते थे, बताते थे कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर इस अंधकारमयी दुनिया को चेंज करनी है, प्रकाशमयी दुनिया में आनी है ना, तो अपने ज्ञान के लेवल को ऊपर करना ही करना पड़ेगा। ऐसा समझाते थे और बताते थे। इसी के विद्रोह में, ऐसे कहें तो इसी बात के चलते वहां के शासक ने इनको करवास में डाल दिया था। तो प्लेटो बार बार कहते हैं कि सुकरात आप यहाँ से निकलिए, मैं बहुत बड़ी एक अपने साथ टीम लेकर के आया हूं जो आपकी रक्षा करेगी, और आप आसानी से निकल सकते हैं और हम दूसरे कंट्री में चलेंगे। जानते हैं, सुकरात ने एक बहुत अच्छी बातें बताई दोस्त, जो मुझे जानना चाहिए और उस पर चलना भी चाहिए। सुकरात ने, जानते हो क्या कहा प्लेटो से? सुकरात यही बात बोले कि जानते हो प्लेटो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जानता हूं कि आप मुझे यहां से ले जा सकते हो। मुझे यह भी विश्वास है कि यह राजा बहुत कुछ नहीं कर सकता मेरा, फिर भी मैं चाहता हूं ना कि जब मैं यहां से जाऊं तो मेरी आत्मा ना मरे, और यदि मैं यहां रहूं तो मेरी शरीर मरे। नहीं समझे क्या? सुकरात प्लेटो से यह बात बोलते हैं कि सुकरात, यहां से आप मुझे ले जाओगे ना, प्लेटो आप मुझे यहां से ले जाओगे ना, तो मेरी आत्माएं मर जाएंगी, और मैं यहां रहूंगा ना तो मेरा शरीर मरेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा मरे, भले मेरा शरीर मर जाए। और सुकरात मित्र ऐसा करते भी हैं और दिखाते भी हैं, और अंत में विष का प्याला पीते हैं और इस दुनिया को छोड़ देते हैं। मित्र, यह कहानी, यह हिस्ट्री आपको क्या मैसेज देती है? आपको यही समझाती है ना, हिस्ट्री यही बताती है ना कि सत्य जो है ना, सुनने की क्षमता, सत्य देखने की क्षमता और सत्य डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है ना, यह सब में नहीं होती है। यदि सच में आप हिस्ट्री को समझना चाहते हो ना, पढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो आप एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करो, सत्य बोलने की कोशिश करो, सत्य सुनने की कोशिश करो, जो आज के युवा में दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहा है, ऐसे कहें तो कम होते जा रहा है। तो आइए मित्र, अब हम आपके इंडेक्स पर बातचीत करते हैं। ये थोड़ा सा सुकरात की कहानी का करके मैं एक मोटिवेट यह किया आपको कि आप सच में सोशल साइंस का मतलब ही होता है सच को प्राप्त करना, सच को जान लेना। तो सच तभी आएगा कि जब मित्र आप सच में पहले अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इंडेक्स पर बातचीत करते हैं मित्र। 10वां क्लास का जैसे ही आप अपनी बुक्स हिस्ट्री की खोलते हैं तो इनमें मेनली 8 पार्ट आते हैं। सबसे पहले तो उस पर अनुक्रमणिका लिखा रहता है मित्र, इसका मतलब बस यही विषय सूची समझना, जिसको इंडेक्स बोलते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट्स बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत यह 8 पार्ट आते हैं। आप जानना चाहेंगे कौन कौन? पहला पार्ट है मित्र यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा मित्र है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, अरे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और चौथा मित्र है मित्र भारत में राष्ट्रवाद। फिर से एक बार रिकॉल मैं करना चाहूंगा। आपके इतिहास में 8 पार्ट दे रखे हैं मित्र। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद।
उसके बाद पांचवा की मित्र मैं बात करूं तो यह है अर्थव्यवस्था और आजीविका। उसके बाद है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां की बात मैं करूं तो व्यापार और भूमंडलीकरण। और आठवां की बात मैं करूं तो मित्र है प्रेस संस्कृति और है राष्ट्रवाद। फिर से 5 से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। पांचवा है मित्र अर्थव्यवस्था और आजीविका। उसके बाद है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। थोड़ा सा मित्र आपके माइंड में यह बात क्लिक करेगा और यह क्लिक करना भी चाहिए, जो कि सही है, यही तार्किकता है कि सर यूरोप में राष्ट्रवाद हम पढ़ करके क्या करेंगे। यूरोप का राष्ट्रवाद, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी यूरोप में सर कभी मुझे जाना नहीं है या जाना भी नहीं है, और फिर भी हम भारत में रहते हैं, फिर हम यूरोप का राष्ट्रवाद क्यों जाएं पढ़ने। तो मित्र यही तो मैं बताया कि आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो, और सोसाइटी का मतलब सिर्फ भारत के अंदर ही सीमित नहीं, लोगों का हर वह समूह सोसाइटी के अंदर आ जाता है जिस पर हम डिपेंड हैं, वो चाहे डिपेंड डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो। यानी आपको अपने अंदर एक ऐसी समझ विकसित करनी है कि पूरा वर्ल्ड ही जो है ना आपका घर की तरह है। आप जिस घर में रह करके वह घर के लोगों के अंदर कैसे बिहेव करते हो ना, ठीक ऐसे ही सोचना है कि यह पूरा विश्व भी आपका घर की तरह है। तो मित्र यूरोप को ऐसे ही, यूरोप के राष्ट्रवाद को जब आप समझेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है ना, इसका प्रभाव हमारे भारत पर कैसे आया। यानी भारत के लोग यूरोप से क्या सीखे, यूरोप में जो घटनाएं घट रही थी तो उसका इम्पैक्ट भारत पर कैसे पड़ रहा था। तो सबसे पहले हम उस जड़ को जानेंगे ना। हिस्ट्री के दौरान मैं यह भी बताया था ना कि यदि किसी समाज के प्रति आप डिसीजन लेने जा रहे हो, समाज में कोई व्याप्त समस्याएं दिखी और उसके प्रति आपको डिसीजन लेना होता है, तो सबसे पहले वो जो बुराइयां दिखी उसके जड़ में यदि जाना है ना, तो आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रवाद यदि आप अच्छा से समझ पाए ना, उसके पहले आपको समझ में आना चाहिए ना कि भारत में जो यह राष्ट्रवाद आया ना, इसको किन किन लोगों ने इंस्पायर किया। जिस तरह से मित्र हम अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी का कॉपी पेस्ट करते ही करते हैं। जैसे हम अपने टीचर्स का करते हैं, हो सकता है कि आप मुझे देखते हो तो आप भी मेरा कुछ कॉपी पेस्ट करते होंगे। ठीक उसी तरह से मित्र यह जो हमारे गांधी प्रेरित हुए, सुभाष चंद्र बोस प्रेरित हुए, तो आखिर इन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, यूरोप के कंट्री का इन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। तो इससे मित्र यह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मित्र मैं बता देना चाहूं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अरे वाद का मतलब एक आइडियोलॉजी होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। आइडियोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? विचार होता है, मन का ख्याल होता है, मन का एक मानना होता है। जिस तरह आप मुझे अपने टीचर्स मान सकते हो, तो एक आपका विचार है। मैं उसी तरह से राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है ना, राष्ट्र के प्रति जो लगाव है ना, राष्ट्र कहने का मतलब अभी थोड़ा देर मित्र आप देश ही समझ करके चलना। जैसे भारत के लोगों को भारत के प्रति जो लगाव है ना, भारत के प्रति जो विचार है ना, वही क्या है, भारत के प्रति उनकी राष्ट्रवादिता है। तो यूरोप में यह राष्ट्रवाद कैसे पनपा, आखिर यूरोप में वैसी कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी, यह मित्र इस चैप्टर के अंदर हम समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यूरोप की बातें मैं कहूँ ना, तो यह पूरा जो विश्व है ना मित्र, इसे 7 भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं, जिसे कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यह देख भी रहे हैं। देखेंगे, आप मैप देखेंगे मित्र, आप जो सामने मैप रखे हैं उसमें देखेंगे कि यूरोप है, यूरोप के जस्ट साइड में मित्र एशिया है, एशिया के जस्ट साइड में यूरोप है। नीचे देखेंगे तो अफ्रीका है, फिर इधर महासागर है, फिर इस साइड में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है, फिर देखेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, और नीचे वाली साइड में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। तो यूरोप में मेनली रूप से यह जो देश आपके सामने दिख रहे हैं ना, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, अरे यूनान का नाम मित्र अब ग्रीस हो गया है, जिसकी राजधानी एथेंस है, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, इनमें राष्ट्रवाद कैसे आया, यहाँ के लोगों ने अपने आप को एक करने की कैसे कोशिश की, आखिर इनकी समस्याएं क्या थी, और इनसे प्रभावित हमारा इंडिया कैसे हुआ, इसमें मित्र हम समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो मित्र मैं आपको बताया कि यूरोप के राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ। सेकंड की भी मैं बात करूं ना, सेकंड आपके सामने है समाजवाद और साम्यवाद। इस साम्यवाद और समाजवाद एक प्रकार का विचार है मित्र, ऐसे कहें तो एक प्रकार का यह सिद्धांत है जो समाज में इक्वलिटी की बातें करता है। यानी समाजवाद जिसको सोशलिज्म बोलते हैं और साम्यवाद जिसको कम्युनलिज्म बोलते हैं, ये दोनों का मत यही होता है, दोनों का मानना यही होता है कि समाज शोषण मुक्त समाज हो, यानी समाज में समानता लाई जा सके। फिर आपके माइंड में यह मित्र कंफ्यूजन पैदा होगा ना कि सब दोनों का डिमांड जब एक ही है, फिर ये दोनों डिफरेंस अलग अलग कैसे है। आप बता दो सर कि हमारा यह इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, यह समाजवादी देश है या साम्यवादी देश है। तो मित्र इसको इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं एक संक्षिप्त आइडिया दे देता हूं। समाजवाद और साम्यवाद समाज की तो बातें करता है, दोनों चाहता है कि हाँ समाज जो हो वो शोषण मुक्त समाज हो, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। जिस तरह मित्र गांधी और चंद्रशेखर आजाद दोनों चाहते थे कि भारत आजाद हो, लेकिन दोनों के चलने के तरीके अलग अलग थे। ठीक वैसे ही समझना, गांधी का जो चाहना था ना वह समाजवाद का चाहना है, और जो सुभाष चंद्र बोस का चाहना था ना वह मित्र समझना कि साम्यवाद है। फिर से मैं एक कैटेगरी के अनुसार से समाज बता देना चाहता हूं। समाजवाद कहता है ना कि एक सरकार होनी चाहिए, एक समाज में एक पावरफुल संस्था होनी चाहिए जो समाज में इक्वलिटी की बात करे। और साम्यवाद मानता है कि नहीं, कोई पावरफुल संस्था नहीं होनी चाहिए, सारे लोग इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जो पावरफुल बनेगा निश्चित रूप से वह शोषण करेगा समाज का। अब मित्र यदि नहीं समझ पा रहे हैं ना तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जब इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे हम बहुत अच्छा से बातचीत करेंगे। जानते हैं समाजवाद कहता है ना कि समाज में लोगों की क्षमता के अनुसार से कार्य कराई जाए, और जितना वह कार्य करे ना उन्हें उतना ही पैसा दिया जाए। जबकि ये साम्यवादी देश कहते हैं ना, साम्यवादी सिद्धांत पर चलने वाले लोगों का मानना है ना कि क्षमता के अनुसार से तो काम लिया जाए, लेकिन कार्य के अनुसार से उन्हें वेतन नहीं दिया जाए, उन्हें उनके आवश्यकता के अनुसार से वेतन दिया जाए। नहीं समझ पाए क्या? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मित्र, लेकिन आप डोंट वरी, जब पढ़ाएंगे तो विस्तार से बात करेंगे। तो इसके बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ। तो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति मर मिटने का संकल्प लेना, राष्ट्र को सर्वस्व मानना ही राष्ट्रवाद है। और इसके लिए आंदोलन जो हुए हिंद चीन का मित्र थोड़ा सा कंफ्यूजन हुए। अरे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो कि यह हिंदुस्तान है और यह चाइना है, और दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना इसी को मित्र हिंद चीन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडो चाइना बोलते हैं। मेनली रूप से इसमें मित्र 5 देश आते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने वर्ल्ड मैप में जरूर देखेंगे, जिसमें आता है कंबोडिया आता है, लाओस आता है और वियतनाम आता है। अरे मित्र इसमें इसको भी शामिल कर लो, म्यांमार और थाईलैंड भी आता है, और इनको ही बोला जाता है हिंद चीन। और यह प्रभावित होते थे, ऐसे कहें तो यह कुछ इफेक्ट इन पर पड़ता था, कभी इंडिया का पड़ता था, कभी चाइना का पड़ता था, इसलिए इन्हें इंडो चाइना बोलते हैं। और इनमें राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसको पढ़ने के दौरान हम यह समझने की कोशिश करेंगे ना कि अब फ्रांस वाले और अमेरिका वाले ने इन पर कैसे कैसे शासन किया। यानी ऐसे कहें तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं जो है ना ये हिंद चीन वाले देशों पर जो है पड़ा, और जिसका असर हमारे भारत पर भी पड़ा। भारत के लोगों ने भी इस घटना को काफी नजदीकी से देखा, और जिस तरह से हिंद चीन वाले लोग बाहर निकले उस तरह भारत भी निकलने के लिए प्रयास किया। और चौथा के मित्र मैं बात करूं ना तो भारत में राष्ट्रवाद, आप समझ रहे हो। अरे जब यूरोप में ऐसा घटनाएं चल रही थी, लोग अपने ही शासक के अगेंस्ट जा रहे थे, लोग अपने ही शासक के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, हिंद चीन में ऐसे हो रहा था, तो भारत चुपचाप बैठ करके देखता रहेगा क्या? आपको लगता है क्या भारत ऐसा देखता रहेगा क्या? भारत के लिए भी, भारत के लोग भी उठ खड़े हुए, भारत के लोग भी बोलने लगे कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारी एक भाषा होनी चाहिए, हम एक झंडा तले नीचे आना चाहिए हमें। तो यह मित्र हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रवाद में। अब लड़ाई वड़ाई सब समाप्त होती है मित्र, अब अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए अगला जो चैप्टर है ना जो मित्र है अर्थव्यवस्था और आजीविका, थोड़ा सा इसको भी समझा देने की कोशिश करेंगे।
अरे अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें अर्थ के संबंधित बातचीत की जाती है। अर्थ का मतलब मित्र मैं मुद्रा से कर रहा हूँ, रुपया से कर रहा हूँ, संसाधन से कर रहा हूँ। यानी यह समाज को चलाने के लिए, ऐसे कहें तो आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए रुपया कौन सा रोल वादा करता है आप जानते हो ना मित्र। तो यह रुपया पर बातचीत करना, अर्थ पर बातचीत करना, संसाधन कैसे होगा, या हमारे पूर्वज संसाधन के प्रति क्या सोचते थे, कैसे कैसे यहाँ तक आए और आगे के लिए हमारी क्या प्लान होनी चाहिए, इस सब के बारे में मित्र हम ये अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और आजीविका का मतलब समझते हैं? अरे मानव के द्वारा हर वह क्रियाकलाप जिससे उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ऐसे कहें तो उनके जीविकोपार्जन के लिए जो भी वह काम करते हैं ना, उसी को मित्र उनकी आजीविका कहते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी आजीविका टीचिंग हो गई। उसी तरह से आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, इंजीनियर बनने का सपना नहीं मित्र, आप तो सिविल सर्विस में जाने का सपना देख रहे हो, क्योंकि विनय सर तुम्हें टीच करा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो यह आपकी क्या होंगी, एक दिन की आजीविका होंगी। तो इस सब चीज के बारे में मित्र इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद मित्र हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर जो है ना, शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में। अरे शहरीकरण एवं शहरी जीवन, आप जानते हैं कि मानो गांव से उठ करके शहर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो आखिर उसका कारण क्या है? जैसे औद्योगिकरण कारक है, व्यावसायिकरण कारक है, ग्रामीण शहरी परिवर्तन है, जीवन शैली में परिवर्तन है, रोजगार के अवसर है, सामाजिक लाभ है। इन सब चीजों के बारे में मित्र हम पढ़ेंगे शहरीकरण में। और शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से भिन्न कैसे है, स्टार्टिंग में कैसे शहर का निर्माण हुआ, वह शहर में क्या क्या ऐसा चीजें था, क्या वो ऐसा एस्टेब्लिश अपने गांव में किया जा सकता है कि नहीं, इस सब के बारे में मित्र इसमें पढ़ेंगे। सातवां की बात मित्र करें तो व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में है। देखिए यह भी बहुत अच्छा चैप्टर है मित्र। व्यापार आप तो समझ रहे हो ना, जब एक मानव दूसरे मानव के प्रति अपने चीजों का लेन देन करता है, ऐसे कहें तो अपने चीजों के साथ साथ अपने सेवाओं का लेन देन करता है, तो वो एक दूसरे के प्रति व्यापार कहा जाता है या समझा जाता है। और यह व्यापार सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर नहीं हो, यानी आप जहां हो सिर्फ वहीं पर नहीं हो, बल्कि पूरे विश्व को एक बाजार मान करके अपनी एक चीजों को पूरे विश्व में या विश्व के चीजों को अपने यहाँ लाए जा सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं मित्र भूमंडलीकरण कहलाती है। या इसी को और थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहें तो इसको वैश्वीकरण कह सकते हैं, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं मित्र। तो इसमें यह पढ़ेंगे और पढ़ करके यह समझने की कोशिश करेंगे मित्र कि हमारे भारत में जो है या इंग्लैंड का क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है, अमेरिका का क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि अमेरिका में कोई संसाधन की कमी हो जाए तो उसका इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यह सारी चीज हम मित्र व्यापार और भूमंडलीकरण में पढ़ते हैं। और एक अच्छा कहना तो माइंड हम विकसित करने की कोशिश करेंगे मित्र। उसके बाद मित्र हम पढ़ेंगे कि प्रेस आप समझते हैं ना। अरे हम अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह प्रेस के माध्यम से क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो यह प्रेस की भूमिका यह राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही और अतीत में क्या रही, स्टार्टिंग में क्या रही थी, यह प्रेस कब बना, प्रेस कब आया हमारे लाइफ में, और यह हमारे जीवन में क्या क्रांति लाया, इसको मित्र इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिला जुला करके बात मित्र यही है कि जब आप यह 8वां चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक विश्व के प्रति आपकी एक अलग नजरिया बनेंगे। यानी इससे डेवलपमेंट आप यह करेंगे ना, जब आप मैच देखने बैठेंगे ना, जब आप वर्ल्ड मैच देखने बैठेंगे ना, तो आप एक खेल को खेल की तरह देखेंगे, खेल को खेल की तरह समझेंगे और मित्र अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, सोसाइटी के प्रति अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक ऐसा राष्ट्रवादी बनेंगे कि अपने देश के साथ तो प्यार करेंगे ही करेंगे, अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरे देश के प्रति आप गलत ना सोचेंगे, ऐसा यह विकसित करने की कोशिश कर रहा है मित्र। कितनी अच्छी कितनी उत्तम बात है। आज आप देखते हैं बहुत सारे मित्र 10th क्लास पास कर गए हैं, 10+2 पास कर गए हैं, फिर भी जो है वह जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो किस एंगल से देखते हैं, आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में इस बात को बताइए। हाँ एक बात और मित्र, आप यदि कमेंट ना करते हैं तो यह मत समझिएगा विनय सर को कोई दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, हम ये सारे चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़े भी तो होंगे ना। मेरे को यह कदाचित फर्क नहीं पड़ता मित्र कि आप क्या करोगे,
फर्क मुझे यह पड़ता है ना कि मैं क्या करूंगा आपके लिए, मैं पूरे एनर्जी पूरे उत्साह के साथ हमेशा काम करते रहूंगा। यही हमारी हिस्ट्री बताती है, यही हमारी हिस्ट्री समझाती है। हिस्ट्री यही आप में डेवलप करने की कोशिश करेगी कि आप यह कभी मत सोचो कि यह सोसाइटी आपके लिए क्या किया है, आपके पूर्वज आपके लिए क्या किया है, बल्कि आप हमेशा यह सोचो कि मैं इसको कितना बेहतर कर सकता हूं, मैं कितना इसको अच्छा कर सकता हूं। तो मित्र, कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण रहे, और ऐसे कहें तो मेनली रूप से फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या प्रभाव रहा और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर क्या पड़ा। यानी ऐसे कहें तो इस चैप्टर की शुरुआत मित्र हम कल से करेंगे। आप मुझे ध्यान से सुने, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।